Hello, sixth class. Today, students, we are going to revise our chapter number 14, part E. Okay, and last video, we had discussed about the bookwork and the part D of the chapter. Okay, now are we starting the first question that state the conditions that help in growth of the cotton plant. कि हमें उन कंडीशन के बारे में बताना जो ग्रोथ प्लांट जो कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कौन कौन सी कंडीशंस, जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि कॉटन प्लांट्स रिक्वायर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कि उनको एक मतलब हल्का सा गर्म और नमी युक्त, ठीक है, जैसे हमारा बरसात का मौसम होता है या जो अभी हमारा मौसम चल रहा है, ठीक है, ये वाला जो मौसम है, इस मौसम वाली जो क्लाइमेट है, इस तरीके का जो इन्वायरमेंट, इस तरीके का जो वेदर है, उनको जरूरी होता है. सेकंड, कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल ब्लैक सॉइल एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वो ऐसी मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं जिसका टेम्परेचर कितना होता है 16 डिग्री सेल्सियस, राइट. Why do we need to use fresh soil for cultivating the jute plant every year? State 3 any uses of the jute. कि कौन कौन से ऐसे हमें नाम बताने हैं कि उन प्लांट्स हमें उस सॉइल के बारे में बताना है, जैसे कि जो फ्रेश सॉइल है ना, कि जूट प्लांट की कल्टीवेशन के लिए, कि जो हमारा जूट का प्लांट है उसकी कल्टीवेशन के लिए जो फ्रेश सॉइल है वही क्यों इंपॉर्टेंट है. तो आंसर ये है कि बिकॉज जूट प्लांट यूजेस मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, कि जो जूट प्लांट होता है ना वो मैक्सिमम जो फर्टिलिटी, जो सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल और आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, दे नीड ए फ्रेश सॉइल. इसीलिए उन्हें हर साल एक फ्रेश सॉइल की जरूरत होती है, एक नई जगह की जरूरत होती है, ठीक है. अब जूट कहाँ कहाँ यूज करा जा रहा है, गनी बैग्स बनाने के लिए, जो बोरियां, अनाज की जो हमारी बोरियां होती है, देखिए ना, उनके अंदर मैट्स, कई तरह के जो कुछ मैट्स होते हैं बेटा, ठीक है, दरियां होती हैं वो बनाई जाती है. देन कारपेट्स, ठीक है, कारपेट्स बेटा दीज आर द जस्ट एक डेकोरेटिव फॉर्म में हम लोग जैसे कह सकते हैं, है ना, छोटी छोटी जैसे झालर टाइप जैसे वो बनाई जाती है. जैसे जो जूट होता है ना उसको बहुत वेल प्रिपेयर करा जाता है. बुक के अंदर बेटा आपके ऑलरेडी डायग्राम्स है गनी बैग्स की, मैट्स की, कारपेट्स की, जो जूट से बनी हुई है, राइट. आप वहां से उनको देख सकते हो. थर्ड इज गिव द डिफरेंस बिटवीन द स्पिनिंग एंड वीविंग, कि स्पिनिंग और वीविंग में क्या डिफरेंस है. बहुत सिंपल है बेटा, कई बार हम लोग बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे हमने क्या किया कि फाइबर्स लिए, फाइबर्स हमें कहाँ से मिल रहा है, या तो डायरेक्ट प्लांट से या तो डायरेक्ट एनिमल्स से. फिर उन फाइबर्स को, वो जो पतले पतले तंतु होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, उनको क्या करा जाता है, उनको मशीन की हेल्प से या हाथ की हेल्प से उनको ट्विस्ट करा जाता है. ट्विस्ट मतलब जैसे उनको बहुत सारे, जैसे मान लो तुम लोग ने 2 कागज ले लिए, ठीक है, 2 अलग अलग पेज है, अब हमें उन दोनों को जोड़ना है. हमने पहले एक का लॉक सिलेंड्रिकल शेप में उसको बना लिया और दूसरा कागज लिया उसको वैसे बना लिया, फिर हमने किसी न किसी तरीके से उसको क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, फिर उन दोनों को जोड़े तो और लंबा बन जाएगा. तो वैसे ही बेटा स्पिनिंग होती है कि छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स को जोड़ के एक लंबा थ्रेड बनाया जाता है, ठीक है. और वीविंग के बुनना, जैसे घर के अंदर बेटा हमारे एल्डर्स होते हैं वो स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं, हमारे घरों के अंदर जो बनाई जाती है ना, तो एक सिंगल धागे के साथ वो बहुत लंबी स्वेटर बुन देते हैं. तो वैसे बेटा मशीन्स का यूज करा जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, वहां पे वो जो स्पिन किया हुआ थ्रेड होता है उसका यूज करा जाता है कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है. सो कंफ्यूज नहीं होना, इजी है समझना इस चीज को. नेक्स्ट, राइट इन करेक्ट सीक्वेंस द नेम ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, कि क्लोथ बनाने में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्लोथ बनाने में जो जो इन्वॉल्वमेंट करी जाती है, जिन प्रोसेस की, ठीक है, उन प्रोसेस के बेटा तुम्हें नाम बताने हैं, ठीक है. सबसे पहले हम लोग कलेक्शन ऑफ फाइबर करते हैं, उसके बाद स्पिनिंग करते हैं, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखी है बेटा ये चीज, ठीक है. फिर डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड टेलरिंग, और जैसे ये लिख रखे हैं एज सच बेटा आपको वैसे ही काम करना है और वैसे ही इस चीज को समझना है. समझ लगी मेरी बात की. ये स्टेप्स आगे पीछे नहीं हो सकते, अगर हम आगे पीछे स्टेप्स को लिखेंगे तब हमारा आंसर गलत हो जाएगा. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स ओवर द नेचुरल फाइबर्स. सो हमारा आंसर क्या आएगा कि नेचुरल फाइबर्स आर दोज व्हिच आर वी गेट फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स. सिंथेटिक व्हिच आर वी मेड इन द फैक्ट्रीज के अंदर जो बनाए जाते हैं बायोसुटेबल केमिकल्स का यूज करके, वो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं. एग्जांपल्स की बात करें नेचुरल, तो कॉटन, ठीक है,
देन जूट, कॉयर, लिनेन, ठीक है, नायलॉन, सिंथेटिक में कौन कौन से आ रहे हैं, नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन, ये सारे के सारे। अब लास्ट लाइन में हम लोगों ने लिखा है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचुरल से, रिंकल फ्री, उनमें झुर्रियां नहीं पड़ती, वो खराब नहीं होते, ठीक है। तीसरा, डू नॉट श्रिंक एंड स्पॉइल्ड, ठीक है, जैसे हम लोग बाजार से अगर कॉटन का कपड़ा खरीदे ना तो बेटा उसको वो श्रिंक हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। सो उसलिए तो वो जो सिंथेटिक होते हैं वो श्रिंक भी नहीं होते, सिकुड़ते भी नहीं है, ठीक है, वो तंग भी नहीं होते कपड़े। और तीसरी बात, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स के थ्रू भी खराब नहीं करे जाते हैं, क्योंकि वो सुटेबल केमिकल से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए, ठीक है। सो ये था बेटा हमारा पार्ट ई चैप्टर नंबर 14 का, एंड आई होप कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से चीज समझ आई होगी। सो क्वेश्चंस को लर्न करना है बेटा, समझना है, फ्यूचर टाइम में आपका चैप्टर का टेस्ट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो फॉर टुडे यहीं तक आज हम लोग कर रहे हैं। सो थैंक यू।